नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कांता भारती जी द्वारा रचित रेत की मछली उपन्यास। इससे पहले हम लोगों ने 2 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीचने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के साथ उसके पन्ने उलट पुलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी, 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, हे यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्ला कर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकाकर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास से उस यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं या कौन जानता है। कब चाहा था मैंने वह सब कुछ, जो कुछ भी हुआ। क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से सिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव न हो, जिसमें कड़ कड़ मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलबागियां में सीमित कर दिया जाए।
लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फलवगिया में। क्रोध, जिद, खींच और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो। फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी। वह 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं। लेकिन टखनों तक धंस कर भी जागे डूबा न गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से ऊबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टिन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहाँ सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह बिस्तर पैदा हो जाए जिसमें फंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने लगी। देखा तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृत तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नांद के पानी में उग आया कमल मेरी आँखों को परस जाए और 2 बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मर्ग तृष्णा बदली नहीं। चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतज़ार में आकर खड़े हो गए। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भागदौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई थी। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है
या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास, जहां दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहां एक काला बिंदु उभरकर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टिन के साइबान में कपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ, धरती कंपाता हुआ मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहाँ भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का ना होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बम्बई से यहाँ तक के इस लंबे सफ़र से कहीं ज़्यादा गहरी कुछ बातें थी जो कहीं नहीं गई, लेकिन सुनी और समझी गई। मेरी श्रीहीन और सौभाग्यविहीन होकर लौटा चेहरा स्नेह सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रुसिक्त। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज तय करती थी। हर रोज नापी जाती वह दूरी लंबे लंबे 8 घंटों के काम के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसिफस हूँ, जो पत्थर की चट्टान ढकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और चट्टान फिर नीचे लुढ़क आती है। सिसिफस के हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था। जब तोरू अपनी तोतली भाषा में पूछ बैठती थी, पापा कब घर आएंगे मम्मी? पापा रात को घर क्यों नहीं आते? वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे घर कहा जाए वह कहाँ है। तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते बीतती। नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती भी तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता था। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के इस चलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे धुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूटने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है और मैं सूख गई हूँ। इलाज करना होगा, लेकिन इलाज कैसा, किसका? तन के रोग का इलाज होता है, मन के रोग का इलाज? यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना होगा।
16 मार्च 1932। डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है। ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है। बम्बई जाना है। जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू, तोरू, तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू, तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को? 16 मार्च 1962। डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर, उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान हैं। एक गहरा धक्का लगा था जैसे ही मैंने ट्रेन पर पाँव रखा था। ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्रों परछाइयाँ मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती मिटती रहीं। बहुत तीखी प्यास लगाई थी लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होठों पर पपड़ियाँ उभर आई थी। अंतः स्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निशंग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर मैं गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं। नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती, उतरने का साहस नहीं है। बेपी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हों। मैंने देखा वहीं थे, बिल्कुल ठीक वहीं, शोभन। बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गए। यह सच है या दीवार स्वप्न? वह जिद, कठोरता, निर्ममता सब कुछ यूं खुल जाएगी ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र होने आया, आंखें गीली हो गईं। मोहाविष्ट थोड़ी देर जो कि त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया, शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाईं ओर के एक दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डब्बे से जो उतरा उसे न चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हूँ। भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए, न बच्चे को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह चल रहा था। अंतः स्थल छलनी हो चुका था। एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई कि सामने से शीशे से देखा टैक्सी के ठीक आगे
एक सुरमई रंग की फिएट जा रही है। गाड़ी के पिछले शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे। शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता तभी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे, उससे लगता था कि कहीं वे भयभीत भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे, दोनों, शोभन और राजहंस दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं, नहीं कह सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया गया था राजहंस जी ने भी। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी गया था। सब कुछ छीनकर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयाँ पड़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरा टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती, और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे अलग मुड़ गए। आह नियति! तोरू को कहीं दो क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वह चिर प्रतीक्षित पिता चिर कायर होकर रास्ता बदल कर चला गया, तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव इसकी परिभाषा समझ ना पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी ही रह सकती है, अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की यह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्द भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है, अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत। टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताजी हवा का एक झोंका आया। फागुन की इस समुद्री गंध भरी हवा के इस कोमल झोंके का यो सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी न सर्दी, जूही, चमेली, रात रानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायुओं में अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी, जाती भी कहाँ। न चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जाग गई थी, शायद उसे भूख भी लगाई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण
मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे बम्बई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूँ अनायास कभी उनके यहाँ पहुँचूँगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थीं। बैठते न बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजनबीपन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया की तरह कमरे में फुदकने लगी। बच्चे तोरू के आस पास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। मन में अनमनी हो आई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में भी संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो, अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण की सहजता को तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए। सफ़र से थक गई होंगी, फिर निश्चिंत होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरज से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक करेगा।